Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव बुडानिया और मैंने CSE 2020 के अंदर 13th रैंक हासिल की है। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं कि किस तरीके से हम मेंस के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने इस साल 427 स्कोर किया है, जो वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर है इंडिया के अंदर। और मैं आज आपको इस सेशन के अंदर बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप मेरी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है उनका यूज़ करके आप भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम इसको आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूं कि मैंने अभी CSE 2020 में 13th रैंक हासिल की है। उसके अलावा मेरा यदि बैकग्राउंड देखें तो मैंने IIT BHU से BTech किया है माइनिंग इंजीनियरिंग में। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है सोशियोलॉजी के अंदर और वहाँ पे मैंने सोशियोलॉजी में नेट भी क्वालिफाई किया है। उसके अलावा RS 2018 के अंदर मैंने 12वां स्थान हासिल किया था और गेट 2016 के अंदर भी मैंने ऑल इंडिया 80 रैंक को हासिल किया था। तो ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी। किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके बारे में आज देखेंगे। हम ब्रीफली डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, डिटेल डिस्कशन भी हम लेते रहेंगे। तो ब्रीफली हम देखो किन किन 4 टॉपिक्स के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो आपको कौन कौन सी स्किल जनरेट करनी है, तो सबसे पहला काम है स्किल जनरेट करने का। दूसरा काम होगा आपको किस तरीके से अपना नॉलेज बेस को इंक्रीज करना है। आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स भी होंगी लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप उसको कैसे जो नोटबुक है उसके अंदर उतारोगे। यदि आपके पास नॉलेज है और स्किल नहीं है तो भी वही दिक्कत है। तो ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है कि यदि आपको स्किल्स भी होनी चाहिए और नॉलेज भी होनी चाहिए। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ आएंगी तो आपकी जो आंसर राइटिंग है वो बहुत ही शानदार होने वाली है। तो हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद है आपका फॉर्मेट कैसा रहना चाहिए। आपके पास स्किल्स भी अच्छी लिखने की, नॉलेज भी है, लेकिन वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आएगी तो एग्जामिनर उससे उतना इंप्रेस नहीं होगा। तो हम एक फॉर्मेट की बात करेंगे और लास्ट में मैं कुछ आपको 3 से 4 टिप्स देने वाला हूं। तो उसको यदि आप कोई भी पार्ट लिख रहे हो क्वेश्चंस का, चाहे इंट्रोडक्शन, बॉडी या कंक्लूजन, उस समय उन टिप्स का यदि आप ध्यान में रखोगे तो आपका हर क्वेश्चन में आधा 1 मार्क बढ़ता जाएगा, जो ओवरऑल एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। ठीक है, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि मैं अनअकैडमी की जो फ्री लाइव क्लासेस कुछ लेने वाला हूं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। वहां पे एक GB13 कोड है, उसको आप यूज़ करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। तो सबसे पहले स्किल। तो हमें कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास जिस प्रकार से हम किसी भी एग्ज़ाम में जाते हैं या किसी भी, जैसे कि हम आर्मी की बात करें तो उसके लिए सबसे ज़रूरी स्किल्स होती है कि भाई फिजिकल फिटनेस हो, उसके अंदर बाकी स्किल्स की भी जांच की जाती है। तो ऐसे हम देखते हैं कि आंसर राइटिंग करने के लिए कौन सी जो 6 से 7 स्किल हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगी हमारे लिए। तो जो 6 से 7 स्किल है उसमें सबसे पहली स्किल मैं जिसको मानता हूँ वो है स्पीड। यदि आपके पास स्पीड नहीं है, यदि आप पेपर पूरा नहीं कर पाए, तो आप यदि UPSC का बेस्ट आंसर भी लिखोगे तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। तो जनरली आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप 18 से 19 क्वेश्चन आसानी से अटेंड कर लें, और 20 क्वेश्चन अटेंड करें तो उससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। यदि आप 18 क्वेश्चन से कम यदि अटेंड कर रहे हैं तो ये एक आपके लिए बहुत बड़ा इशू है। तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह हो सकती हैं, उनको भी हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली बात यहाँ पे है कि हमें स्पीड बढ़ानी है। दूसरी बात, अब स्पीड बढ़ाते ही हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हैंड राइटिंग है वो खराब हो जाती है, और उससे हमारी हैंड राइटिंग खराब होने से एग्जामिनर समझ ही नहीं पाता कि हमने क्या लिखा है। और जब वो एग्जामिनर समझेगा ही नहीं कि हमने क्या लिखा है तो वो हमें नंबर किस बात के देगा, और वो फिर एक नेगेटिव साइकोलॉजी बनाएगा कि बच्चे को आता नहीं था इसलिए इसने क्लीन नहीं लिखा। यदि बच्चे को आता तो वो क्लीन लिखता। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हैंड राइटिंग हमारी बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए, और अच्छी हैंड राइटिंग को UPSC रिवार्ड करती है। ये चीज़ मैंने अपने फ्रेंड्स में देखी है। जिनकी अच्छी हैंड राइटिंग है उनको अच्छा स्कोर रहता है, जिनकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो उनको स्कोर कम मिलता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब जिनकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो वो क्या कर सकते हैं, वो यही कर सकते हैं कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की बजाय क्लीन एंड लेजिबल हैंड राइटिंग की जरूरत है। तो आप जो वर्ड्स के बीच में स्पेस है उसको इंक्रीज कीजिए, लाइन के बीच में स्पेस है उसको इंक्रीज कर दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपकी जो एकदम कॉपी क्लीन दिखेगी, एकदम समझ में आ जाएगा उसको एग्जामिनर को कि इन्होंने क्या लिखा है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि हैंड राइटिंग आपकी एकदम क्लीन होनी चाहिए और एग्जामिनर उसको समझ जाना चाहिए। तो हमारे पास स्किल से रिलेटेड 2 स्किल हो गई। सबसे पहला स्पीड होनी चाहिए, दूसरी होनी चाहिए कि आपकी हैंड राइटिंग एकदम क्लीन हो, एकदम लेजिबल हो,
ताकि एग्जामिनर कॉपी देखते ही खुश हो जाए कि इसने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा होगा। तो इन दोनों चीज़ों पे। तीसरी है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल जैसे मतलब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे आपको कौन सी ग्रामर का यूज़ करना है, कौन से सेंटेंस का यूज़ करना है। यदि आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस अलग तरीके की भावनाएं रखते हैं, कंक्लूजन के लिए सेंटेंस होते हैं वो अलग तरीके की भावनाएं रखते हैं, तो इस तरीके से जो राइटिंग स्किल्स है वो डेवलप होंगी। अब ये देखो स्किल टाइम के साथ डेवलप होगी, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो टाइम के साथ ही डेवलप होंगी। आज यदि आप सोचो कि मैं पहले दिन ही किसी टॉपर ने मुझे बता दिया कि ये चीज़ कर लो तो उसी दिन से मैं इंप्रूव कर लूँगा, ये ऐसा नहीं होता। स्पीड कब इंक्रीज होगी? जब आप लगातार लिखोगे। ब्यूटीफुल वाला कब होगा? जब आप देखोगे कि मैं स्पेस को इंक्रीज कर लेता हूँ। स्पेस के अलावा आप क्या कर सकते हो, कुछ जो शब्द है उनकी जो उनकी शेप है उसको चेंज कर सकते हो। उससे शेप चेंज करने से भी आपको काफ़ी हद तक फायदा मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ें आप प्रैक्टिस के साथ ही बढ़ेंगी। राइटिंग स्किल्स भी, कि कौन से टाइम पे कौन सा सेंटेंस लिखना चाहिए, कौन सा वर्ड सेलेक्ट करना चाहिए, पॉइंट फॉर्म में लिखना हो तो कैसे पॉइंट फॉर्म होने चाहिए, शॉर्ट पैराग्राफ कैसे, लंबे पैराग्राफ कैसे, पॉइंट और पैराग्राफ फॉर्म मिक्स कैसी, ये सब होती हैं राइटिंग स्किल्स, जिनके बारे में हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक छोटे से वीडियो में राइटिंग स्किल जैसा बड़ा टॉपिक बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें कोशिश करूंगा कि आपको आउटलाइन, जो ब्रॉडर जो आउटलाइन है वो दे दूं, ताकि आप इसको समझ सकें कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। फिर आपकी लैंग्वेज और वोकेबलरी के ऊपर कुछ कमांड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि किस तरीके से हम राइट वोकेबलरी यूज करें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप देखोगे, आप जनरली स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो चारों सब्जेक्ट को बराबर पढ़ते हैं, चारों सब्जेक्ट पे इक्वल कमांड होती है, लेकिन उनके नंबर आते हैं तो उनके अंदर डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि हम सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो वोकेबलरी है उसका यूज नहीं करते, और लैंग्वेज पे हमारी जो कई बार ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, ताकि जो कॉम्प्लेक्स, जो फिर क्या होता है, एग्जामिनर जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ता है तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार स्टूडेंट लिखना क्या चाह रहा था। तो हम सभी को ये बात ध्यान में रखनी है कि एकदम परफेक्ट वोकेबलरी यूज हो, और लैंग्वेज का भी अपना अप्रोप्रिएट यूज होना चाहिए। तो वोकेबलरी कहाँ से डेवलप हो सकती है? तो आप जो कीवर्ड्स होते हैं उनका ध्यान रखिए, कि किसी भी, आपने यदि एक हिस्ट्री का पेज पढ़ा तो उसमें देखिए यहाँ कौन कौन से कीवर्ड्स थे जिनको मुझे एग्जाम के अंदर यूज करना चाहिए। और इसके लिए आप मल्टीपल रिवीजन करोगे ना, तब आपको पता चलेगा ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकेबलरी है, ये केवल यही यूज होती है। उन सब्जेक्ट स्पेसिफिक वोकेबलरी का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की कोशिश करें, आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो इस चीज़ का ऊपर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ब्यूटिफिकेशन। आप जो मतलब आपने क्वेश्चन लिख दिया, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, अब उसको थोड़ा और ब्यूटीफुल बनाना है। जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल आपका आंसर होगा उतना ज़्यादा एग्जामिनर को मज़ा आएगा, और उतनी ज़्यादा उसकी आपकी गलतियों की माफ़ करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ब्यूटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? आप बहुत सारे उसमें रो डायग्राम, जो रे डायग्राम है वो बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं, और इस तरीके से ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं। या आप अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि जो कीवर्ड्स हों उसके ऊपर आप एग्जामिनर की नज़र चली जाए। उसके अलावा बॉक्स बना सकते हैं, कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी टेक्निक्स टू मेक एन, जो अपना आंसर है उसको ब्यूटीफुल बनाने की बहुत सारी टेक्निक है। तो कभी भी आप लिखें तो उसके बाद सोचिए कि आप इस क्वेश्चन को और ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे बनाया जा सकता था। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन यदि ये यदि ये एक 1/4 मार्क्स का भी डिफरेंस डालती हैं किसी एक क्वेश्चन के अंदर, तो ये पूरे पेपर के अंदर 4 से 5 नंबर का डिफरेंस डाल देंगे। और टोटल 7 पेपर होते हैं, तो 28 से लेकर 35 मार्क्स तक का डिफरेंस इसमें आ सकता है। तो ब्यूटिफिकेशन पार्ट पे भी आप ज़रूर ध्यान दीजिए। तो आप क्वेश्चन लिखते हैं उसको सोचिए, यदि इस क्वेश्चन को और ब्यूटीफुल किस तरीके से बनाया जा सकता था, किस तरीके से स्पेस छोड़ा जा सकता था, स्पेस मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता था। यदि आप इसके ऊपर पूरा ध्यान दे लेंगे तो आपको ब्यूटिफिकेशन का भी पक्का फायदा मिलेगा। और जो सबसे लास्ट है, जो ब्यूटिफिकेशन की ही एक सब हेडिंग है, कि डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स और जो हमारे ये मैप्स हैं उनको इंक्लूड कीजिए। उनको इंक्लूड करने से क्या होगा कि आपका जो आंसर है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लग जाएगा, एग्जामिनर को मज़ा आएगा पढ़ने में। एक जो कंटिन्यूटी ही ना मोनोटोनस हो रहा था कि ऊपर से नीचे केवल पैराग्राफ फॉर्म में लिखा जा रहा है या पॉइंट फॉर्म में लिखा जा रहा है, वो टूट जाएगा। उसको डायग्राम्स देखने आएंगे और उसको मज़ा आएगा कि वाह क्या स्टूडेंट ने लिखा है, तो वो आपको ज़रूर इस चीज़ के लिए ज़्यादा मार्क्स देगा। उसके अलावा एक चीज़ और होती है कि जो डायग्राम्स होते हैं वो स्पीक करते हैं ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा बोलते हैं। एक हम पैराग्राफ में लिखेंगे उसकी बजाय एक डायग्राम बनाते हैं तो
डायग्राम क्या होता है कि ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना, एक पिक्चर स्पीक्स 100 टाइम लाउडर देन द वर्ड्स, तो उसी प्रकार से जब हम डायग्राम बनाते हैं तो वो ज़्यादा क्लियरिटी के साथ एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा, कुछ टॉपिक्स होते ही ऐसे हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप इंडियन मानसून को यदि हम बिना डायग्राम के समझा रहे हैं तो हम कभी नहीं समझा सकते। इसलिए हमें क्या करना है, डायग्राम्स को इंक्लूड करना है। फ्लो चार्ट्स का इंक्लूड किस लिए, ताकि आपकी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड दिखे। यदि आप जितने ज़्यादा सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होती जाएगी, आप फ्लो डायग्राम्स बनाएंगे। फ्लो डायग्राम्स एक इनिशियल बच्चा कभी नहीं बना सकता, इसलिए फ्लो डायग्राम बनाना आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो फ्लो डायग्राम का भी आप इंक्लूड कीजिए। ओके, तो इस तरीके से मैप्स वगैरह का भी आपको इंक्लूड करना है। तो अब मैं आपको एक छोटा सा दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैं जब नोट्स बनाता था तो फ्लो डायग्राम्स का यूज करता था, ताकि ये नोट्स के अंदर ही फ्लो डायग्राम है। और इसमें आप एक चीज़ और देखिए, मेरे नोट्स मेकिंग में मैंने किस प्रकार से अलग अलग कलर्स का यूज किया है, किस प्रकार से मैंने सब हेडिंग्स का यूज किया है, उनके किस प्रकार से सब हेडिंग्स है। तो इस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हैं। तो हमने देखो ये पहली किसकी बात की, स्किल, कि आपको आंसर राइटिंग के लिए आपके पास कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए। अब दूसरे पार्ट की हम बात करेंगे जिसमें आप नॉलेज की बात करेंगे। अब स्किल्स है आपके पास, मतलब आपके पास एक बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन अब उसका ड्राइवर भी तो चाहिए। ड्राइवर होगा नॉलेज। आपके पास जब नॉलेज होगा तभी तो आप उस कार को चला पाओगे जिसका आपका नाम स्किल है। ठीक है, तो अब इसके कार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मल्टी डायमेंशन कवरेज होना चाहिए। मतलब आप किसी भी टॉपिक में आपको दूं तो आप उसके जो मिनिमम एस्पेक्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स क्या है, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स क्या है, सोशल एस्पेक्ट क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, उन पे आराम से चर्चा कर सकें। जब आप किसी भी टॉपिक को ना मल्टी डायमेंशनली खींच सकते हैं, ये तो 4 बेसिक हैं। उसके बाद आप टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन, सो मेनी डायमेंशन है, उसकी साइकोलॉजिकल डायमेंशन है, गवर्नेंस की डायमेंशन है, तो आप उनके बारे में सोचिए। जब आप किसी भी टॉपिक के बारे में मल्टी डायमेंशनल कवरेज बनाना स्टार्ट कर दोगे तो इसका मतलब है आपका आंसर दुनिया से अलग हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि हमेशा किसी भी टॉपिक को पढ़ो। जैसे आपने एक एनजीओ पढ़ा तो उसके आप एनजीओ की कितनी ज़्यादा डायमेंशन बना सकते हैं उसके ऊपर फोकस करना है और वो नॉलेज हमें इंक्रीज करना है। दूसरा, अब जब आपने क्वेश्चन लिख भी दिया, उसके अंदर मल्टी डायमेंशन भी डाल दिया, आपने सारी डायमेंशन डाल दी जो एक पॉसिबल हो सकती थी किसी टॉपिक के लिए। अब उन डायमेंशन को किससे द्वारा बैकअप करना है, हमारे फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन द्वारा। जैसे कि हमने बोल दिया कि कोई भी स्टेटमेंट दिया इंडिया के बारे में कि इंडिया का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके इम्प्रूव हो रहा है। ये एक स्टेटमेंट है जिसको आपने एक डायमेंशन मान सकते हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट को फेवर करने के लिए आपको क्या चाहिए, फैक्चुअली करेक्ट इंफॉर्मेशन, ताकि आप उसको बता पाओ। तब अब आप बताओगे कि हमने एक चंद्रशेखर कमेटी बिठाई है जिसके अंदर ये बताया, या फिर कुछ भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी एक एग्जाम्पल। तो आपके पास दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, आपके पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन, डेटा, फैक्ट्स होनी चाहिए, ताकि जब भी आप कोई भी यूज करो, कोई भी मल्टी डायमेंशन जब बनाओ क्वेश्चंस को, तो उसको फैक्ट्स, डेटा के साथ बैकअप करो, ताकि एग्जामिनर कुछ भी पढ़े तो उसको लगे कि ये बात एकदम बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है। तीसरा है इंटरलिंकिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स। जब आप एक किसी नॉलेज को, अब जैसे आप हिस्ट्री का आंसर लिख रहे हो तो आप अपने आप को लिमिट मत कीजिए कि हिस्टोरिकल नॉलेज के प्रति अपना एक नैरो जो पर्सपेक्टिव है वो मत बनाइए। आप सोचिए कि दूसरे सब्जेक्ट से क्या कुछ इनपुट मिल सकता है। क्या ज्योग्राफी कहीं ना कहीं हिस्ट्री को इम्पैक्ट करती थी? बिल्कुल करती थी। उसी प्रकार से पॉलिटी से देखिए, इकोनॉमिक्स से देखिए, बाकी जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट से, टेक्नोलॉजी से, इनसे देखिए। और जब आप किसी भी सब्जेक्ट को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंकेज करते हैं तो आपका आंसर अपने आप ही स्टैंड आउट हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी बुक्स होती हैं, जो नोट्स होते हैं, कोचिंग के नोट्स होते हैं, उसमें क्या एक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, लेकिन जब इंटरलिंकेज करते हैं हम सब्जेक्ट्स के बीच में तो आप एक नया नॉलेज लेके आओगे और ये एग्जामिनर उस चीज़ को बिल्कुल अप्रिशिएट करेगा। तो आपको इंटरलिंकेज के ऊपर भी ध्यान देना है। उसके बाद हम है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स एंड मटेरियल्स है ना रेफरेंस के लिए, उनको आपको मल्टीपल रिवीजन करने हैं ताकि आप उसकी थीम समझ पाओ। बहुत बार क्या होता है, हम किसी टॉपिक को समझ लेते हैं लेकिन हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है बहुत ही शैलो अंडरस्टैंडिंग होती है, हम बिल्कुल अच्छे से नहीं समझ पाते इस टॉपिक में क्या था। इसलिए हमें क्या करना है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको बार बार रिवाइज करना है। यदि हम स्टैंडर्ड बुक को बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए एक चैलेंज आएगा, क्योंकि जब भी हम कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिखेंगे तो हमारा जो एनालिटिकल पार्ट है वो कमजोर दिखेगा। जब एनालिटिकल पार्ट कमजोर दिखेगा तो एग्जामिनर को लगेगा कि ये बच्चा अभी एसेंशियली तैयारी नहीं कर रहा। तो रेफरेंस जो बुक है उनका मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। फिर लास्ट पॉइंट है कवरेज। किसका?
करंट अफेयर का। करंट अफेयर आपको हर क्वेश्चंस में डालने की कोशिश करनी है, तभी तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को कि इसका बेसिक अच्छा है और ये अपडेटेड भी रहता है। करंट अफेयर के ज़्यादा रिवीजन नहीं करने, लेकिन जो भी आप पढ़ो तो उसको सोचो कि मैं इसको किस तरीके से एग्जाम के अंदर यूज करूंगा। तो करंट अफेयर का हमने देख लिया। तो अभी तक हमने केवल 2 बातें की हैं। पहली बात थी कि आंसर राइटिंग के लिए आपको कुछ स्किल्स जनरेट करनी पड़ेगी, उसमें हमने 6-7 स्किल्स की बात की थी। दूसरी तरफ हमने देखा कि हमें नॉलेज इंक्रीज करना पड़ेगा, डायमेंशन वाइज करना पड़ेगा, फैक्ट वाइज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट्स के बीच में इंटरलिंकेज बढ़ाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बुक्स का रिपीटेड रिवीजन करना पड़ेगा और करंट अफेयर का कवरेज करना पड़ेगा। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको यदि ये हम पॉइंट्स हैं जिनका यदि हम ध्यान रखें तो आगे हम बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, अब है फॉर्मेट ऑफ द आंसर। अब आपने देख लिया नॉलेज भी है आपके पास, स्किल भी है, अब उसको इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर देना है कि एग्जामिनर का दिल खुश हो जाए। तो सबसे पहले एक वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए आपका आंसर। वेल स्ट्रक्चर्ड होने से क्या फायदा है? वेल स्ट्रक्चर्ड होने से ये फायदा है, एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा थिंकिंग करता है, बच्चा सोचता है, बच्चा कुछ लिखने से पहले अपनी सारी चीजों को अरेंज करता है। और अरेंजमेंट करना एक बहुत बड़ी स्किल होती है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर की। तो आप अपने आंसर लिखते टाइम ही बता सकते हो कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनने लायक हूं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि वेल स्ट्रक्चर्ड करना है आंसर्स को, ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे। और एग्जामिनर क्या करेगा, जब चेक करेगा वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर को, 1 को चेक किया, 2 को चेक किया, 3 को चेक किया, फिर उसको लगेगा कि इसके सभी स्ट्रक्चर्ड में ही है आंसर। तो वो बहुत सी टाइम यदि आपके 5-10 क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड में लिख दिया आपने, वेल स्ट्रक्चर्ड लिख दिए, तो वो आगे के क्वेश्चनों की केवल हेडिंग्स पढ़ेगा या सब हेडिंग्स पढ़ेगा, उनकी डिटेल के अंदर नहीं जाएगा। तो आपको एग्जामिनर को उस मोड पे ले जाना है कि एग्जामिनर आपकी कॉपी देखते ही सोच ले कि ये 5-6 नंबर तो ये पक्का लेके जाएगा, वो आपके अंदर का मटेरियल पढ़ने की तरफ ना जाए। तो आपको वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर लिखने हैं। वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर क्या होता है? जिसमें IBC होते हैं। IBC क्या है? इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, बॉडी भी होनी चाहिए और कंक्लूजन भी होना चाहिए। अब किस तरीके से इंट्रोड्यूस करें, किस तरीके से बॉडी लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं, वो एक अनदर टॉपिक हो जाएगा। लेकिन इंट्रोडक्शन में कुछ बातें ध्यान रखनी है कि आपको थोड़ा सा ऐसा इंट्रोडक्शन देना है जिससे एग्जामिनर का इंटरेस्ट जग जाए कि लेट्स सी इसने क्या लिखा है। मतलब यदि ये इंटरेस्ट नहीं आया, सिंपल सा एकदम फालतू सा इंट्रोडक्शन कर दिया, उसका स्टार्टिंग में यदि मूड खराब हो गया तो वो आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। और कुछ एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं जो इंट्रोडक्शन देखते ही नंबर डिसाइड कर लेते हैं कि इसको मुझे 4, 4.5 नंबर देने या 2 नंबर देने। और जब यदि आपकी ना बॉडी और कंक्लूजन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है तो उसके नज़रिए से ही आपको नंबर मिल जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन हमेशा ऐसा होना चाहिए जिससे एग्जामिनर का मन करे कि इस बच्चे की मैं कॉपी पढ़ता हूँ, ये क्या लिखा है। थोड़ा सा उसके अंदर है ना वो मतलब आना चाहिए, इंथुजियाज्म आना चाहिए कि इसका पढ़े। फिर बॉडी के अंदर आपको अपनी एनालिटिकल स्किल दिखानी है कि किस तरीके से आप सब हेडिंग्स लिखते हो, किस तरीके से आप नए नए डायग्राम्स का यूज करते हो, किस तरीके से आप इनोवेशन दिखाते हो। तो बॉडी वाला पार्ट है, उसमें आपको बिल्कुल भी कुछ भी मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं करना कि जिससे एग्जामिनर को लगे कि ये कुछ क्या लिखने वाला है। वरना तो क्या होगा, काफी ज्यादा पार्ट हो जाएगा आंसर का, जिसमें आप एग्जामिनर को ये बोल रहे हो कि मैं आगे जाके मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, आगे जाके कुछ दिखाऊंगा और फिर कुछ दिखाओ भी नहीं। तो इससे बेटर है इंट्रोडक्शन में केवल वो यूज करो। बॉडी के अंदर आप अपनी एनालिटिकल जितनी भी स्किल्स हैं उनको सबको दिखाओ कि किस तरीके से मैं मल्टी डायमेंशन सोच सकता हूँ, मेरे पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन राइट है, सब दिखाओ। कंक्लूजन किसी भी क्वेश्चन का सबसे बेहतरीन होना चाहिए। क्योंकि कंक्लूड करते टाइम ही एग्जामिनर आपको नंबर देगा और नंबर वाले टाइम पे। अच्छा, तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपको बॉडी लिख रहे हैं, आपने 4-5 पॉइंट लिख दिए, फिर आपको ध्यान आया एक बढ़िया सा पॉइंट कि यार ये पॉइंट तो लिख देना चाहिए था, लेकिन आपको उसको लिखना नहीं है, उसको बचा लेना है। किसके लिए? कंक्लूजन के लिए। क्योंकि कंक्लूजन जितना ज्यादा अच्छा होगा उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। इसलिए कंक्लूजन को हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे बंद करना है, हमेशा एक बढ़िया इंफॉर्मेशन के साथ बंद करना है ताकि एग्जामिनर को मजा आए। फिर जब IBC हमने पूरा कर लिया तो लास्ट पॉइंट होता है वैल्यू ऐड करना। वैल्यू ऐड करना मतलब है कि जो भी हम आंसर लिख रहे हैं कुछ उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन देना जो जनरली जो हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं होती। कैसी इंफॉर्मेशन की बात हम कर सकते हैं? जैसे हमने कोई कमीशन का नाम लिख दिया, कमिटी का नाम लिख दिया, किसी जजमेंट का नाम लिख दिया, आर्टिकल्स लिख दिए, करंट अफेयर के बारे में बता दिया। कुछ ऐसी चीज़ जो नॉर्मल बुक्स में नहीं होती उनको हमें लिखना है ताकि हमारा क्वेश्चन जो पहले से अलग दिख सके। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हमें जो आंसर लिख रहे हैं उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे ना तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं।
अब आपको मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अनअकैडमी के ऊपर जो टॉप एजुकेटर्स हैं, जो मृणाल सर हैं, प्रतीक सर हैं, वो सब पढ़ा रहे हैं। तो यदि आपको इनकी हेल्प चाहिए तो आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो अब हम कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट टिप्स है उनके बारे में बात करते हैं। यदि इन 3, 4, 5 बातों का यदि आपने यूज किया है क्वेश्चंस के अंदर, तो आप अपने आप ही हर क्वेश्चन के अंदर आपके 1/4 मार्क्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो यदि हम 4-5 क्वेश्चंस के अंदर भी इसको यूज कर पाते हैं तो हमारे जैसे ही 5 या 6 मार्क्स भी ओवरऑल बढ़ते हैं, तो वो काफ़ी हमारी रैंक के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो उन टिप्स को देखते हैं। सबसे पहला है इनोवेशन। आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा। जब आप इनोवेटिव तरीके से लिखोगे ना, तो इसके 2-3 फायदे होते हैं। एक तो एग्जामिनर का अट्रैक्शन बढ़ता है कि हाँ, इसने कुछ नया अट्रैक्शन दिखाया। दूसरा इससे क्या फायदा होता है कि एग्जामिनर खुश होता है कि इसके अंदर साहस है कुछ नया करने का। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटर की बेसिक क्वालिटी होती है कि कुछ नया करने से वो डरता नहीं है। तो आपको इनोवेशन दिखाना है। मैं सबसे ज़्यादा इनोवेशन का यूज़ करता था। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग डायग्राम बनाता था। रे डायग्राम्स का यूज़ करता था, फ्लो डायग्राम्स का यूज़ करता था, मैप्स बनाता था। तो आपको भी क्या करना है कि इनोवेशन का यूज़ करना है। और इनोवेशन सभी क्वेश्चन में सेम नहीं होना चाहिए। यदि आपने पहले से लेके 20वें क्वेश्चन तक सभी में टेबल बना दी, सभी में चार्ट बना दिए, सभी में डायग्राम बना दिए, तो वो एक इनोवेशन नहीं होगा। वो लगेगा कि इसको किसी ने सिखा के भेजा है और ये वही लिख रहा है। तो इनोवेशन आपका स्पॉन्टेनियस होना चाहिए और हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके से इनोवेट करना है। उसके बाद हम आगे की जो बात करते हैं वो है पॉजिटिव एटीट्यूड की। पॉजिटिव एटीट्यूड एक लाइफ की स्किल है जो आपको हमेशा रखनी चाहिए कि यदि हम नेगेटिव टाइम में भी हैं, खराब समय भी चल रहा है, उस समय भी हम पॉजिटिव होकर कैसे सोच सकते हैं। तो ये हेल्प करती है। जब आपके अननोन क्वेश्चन आएगा कोई एग्जाम के अंदर, या कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते, तो आप क्या करोगे कि ना उदास नहीं होगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। आप सोचोगे कि हाँ, इसमें भी मैं कुछ तो लिख सकता हूँ, मैं 2 मार्कर जितना लिख सकता हूँ, मैं यदि 3 मार्क्स जितना लिख दूंगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये एटीट्यूड आपका रहना चाहिए। जब आप इस एटीट्यूड के साथ पॉइंट्स लिखते हो ना, तो उन पॉइंट्स के अंदर अपने आप ही एक अलग एनर्जी होती है। तो आप ये ट्राई कीजिए। आप कभी दुखी हो तब एक आंसर लिखिए, और दूसरा जब आप खुश हो, पॉजिटिव हो, उस समय एक आंसर लिखिए। उन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस से पता चल जाएगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले के जो आंसर होते हैं वो एक अलग ही प्रकार की होती है। उसके जो सारा आंसर होगा उसके अंदर एक पॉजिटिवनेस ना झलकेगी और वो एग्जामिनर को हमेशा खुश करती है। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना है। उसके बाद आपका जो आंसर्स है उनको सब हेडिंग्स के अंदर अरेंज करना है। जब आपका वेल अरेंज्ड आंसर होगा तो एग्जामिनर को ज़्यादा फोकस नहीं लगाना पड़ेगा, उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा उस कॉपी को पढ़ने में, क्योंकि सब कुछ अरेंज किया हुआ है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि मुझे कोई भी पूछे कि आप है ना कोरोना के अंदर आपने टेक्नोलॉजी का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन ही यूपीएससी 2020 के अंदर आया था। तो उसका या तो आप क्या कर सकते थे, 10 या 15 पॉइंट लाइन से लिख सकते थे, टेक्नोलॉजी का ये यूज, इस तरीके से 15 तक लाइन में लिख सकते थे। उसका दूसरा अल्टरनेटिव तरीका क्या हो सकता था कि इसका जो हेल्थ सेक्टर के अंदर क्या यूज हुआ, हेल्थ सेक्टर में भी इसका डायग्नोसिस में क्या यूज हुआ, इसका प्रिवेंशन में क्या यूज हुआ, इसका ट्रीटमेंट में क्या यूज हुआ, इसका वेलबींग में क्या यूज हुआ, फिर इकोनॉमी के अंदर इसका क्या यूज हुआ, कैश ट्रांसफर के अंदर क्या यूज हुआ, पॉलिसी मेकिंग के अंदर क्या यूज हुआ, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्या यूज हुआ। तो आप समझे किस तरीके से आपको अरेंज करना है, किसके अंदर, सब हेडिंग्स के अंदर। इससे क्या होगा, एग्जामिनर के लिए काफी ईजी हो जाएगा आपकी सब हेडिंग्स देखना। वो देख लेगा कि इसने ना 20 से 25 सब हेडिंग्स के अंदर ये पूरा लिखा है। यदि छोटा आंसर है तो वो सोचेगा 10 से 15 सब हेडिंग्स के अंदर लिखा है, तो 5 से 6 नंबर मैं दे देता हूँ। तो जितना भी मार्कर का क्वेश्चन है उससे ज्यादा सब हेडिंग्स लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि यदि जैसे 10 मार्कर है उसमें आपने 12 सब हेडिंग लिख दी तो उसका मन करेगा कि 6 नंबर दे दूं, फिर वो ना कम से कम आपको 5 नंबर जरूर दे के जाएगा। तो हमेशा थोड़ी एक सब ज्यादा जो सब हेडिंग्स है वो ज्यादा लिखिए। और ये कहाँ से आएगी, जब हम मल्टी डायमेंशनल किसी चीज के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। फिर हमेशा एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है। आपको चैलेंज पूछेंगे, आपको कमियां पूछेंगे, कुछ भी पूछो तो हमेशा आप कमियां बताइए, बिल्कुल बताइए, लेकिन आपको हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है। ऐसे नहीं कि हर चीज़ के लिए हम क्रिटिकल हो जाएं, कुछ भी लिख दें, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना। आपको सॉल्यूशन भी देना है। यदि आप कोई कमी बताते हो कि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो उसके साथ आप कोशिश कीजिए कि आप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करें। और ये टिप्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंक्लूजन वाले पोर्शन के लिए। जब हम किसी आंसर को कंक्लूड कर रहे हैं उस टाइम पे यदि हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड कंक्लूजन देते हैं तो एग्जामिनर इस चीज़ को अप्रिशिएट करता है कि आपके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने के गुण हैं, क्योंकि आपने प्रॉब्लम्स ही नहीं देखी, उनके बारे में सोचा है और उनके बारे में सॉल्यूशन भी बताया है।
जब हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं तो उसके दो फायदे होते हैं। एक, हम देखते हैं कि जो इस चीज़ का ये सॉल्यूशन था और गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए और कौन कौन से बाकी रह गए। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के स्टेप्स भी हमें याद आ जाएंगे जो हमें लिखने चाहिए, ताकि पता चले कि हम गवर्नमेंट के बारे में भी इतना ही अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। और फिर जो स्टेप्स नहीं लिए गए वो वे फॉरवर्ड के तौर पे काम आ जाएंगे। इस तरीके से हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं तो उसका फायदा होता है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप यदि आंसर राइटिंग के अंदर यूज करोगे तो एक दिन के अंदर आपको बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन आप देखोगे 10 to 15 डेज यदि आप लगातार आंसर लिख रहे हो तो आपको इसके अंदर काफी ज्यादा सुधार दिखेगा। तो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स थे और मैंने आपको कुछ फॉर्मेट बताया, कुछ बताया कि कौन सी स्किल जनरेट करनी है, कितना नॉलेज होना चाहिए। और इन टिप्स के साथ यदि आप यूज करोगे तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम आप भी 420+ स्कोर करोगे। तो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट एंड लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.